नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ जुड़ूंगा 66 बीपीएससी की इस तैयारी में। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं कि सुबह के 4 बजे भी आपको एक वीडियो दिए जा रहे हैं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। लेकिन ये करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको अभी दिए जा रहे हैं। तो आप 30 मई का, जी हाँ, आज 29 तारीख हो जाए, 28 तारीख है, 30 मई का करंट अफेयर देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि इस दिन आपको 1 मई से लेकर, जी हाँ, 30 मई तक का ये करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले सुबह के 4 बजे, ठीक है। आपको शाम को 6 बजे दोस्तों एक वीडियो दिया जा रहा है, जो इसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और इसके अलावा इकोलॉजी यानी कि जो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका सार यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखें ही ना सही, इसके क्यूज सेक्शन को आप यहाँ पे क्या करना है तो अटेंड करना है। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स कमेंट करने हैं, देखने हैं कितने आप कितना उत्तर कर पा रहे हैं। यहाँ पे अब इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, लेकिन ये सेट के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप लोग के इंटरेस्ट यहाँ पे अच्छे होते हैं तो, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। उसके अलावा इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का और देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। पहले इतिहास से शुरुआत करेंगे, फिर ज्योग्राफी से, उसके बाद पॉलिटी पे, फिर इकोलॉजी पे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि देवी माता की पूजा संबंधित है। चलिए अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वही पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि देवी माता की पूजा संबंधित है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। नोट कर लीजिएगा, इनके साक्ष्य जो मिले हैं वो नारी शक्ति की उपासना करते हुए मिले हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां, कलाएं मिली हैं जो कि देवी माता की मूर्तियों की तरह ये प्रसिद्ध होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हैं आप लोग दोस्तों, सी, इट्स अ देवी माता, ठीक है। नोट कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हमें ये मिला है दोस्तों। चलिए तो यहां पर आंसर सी हो जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। चलिए बंदरगाह के बारे में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहते हैं इसको दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, लोथल। जी हाँ, लोथल कहाँ पे है तो याद रखिएगा, गुजरात का शहर है लोथल, जो कि अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। किसके तो सिंधु घाटी सभ्यता के। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप भी आंसर कीजिए। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आंसर डी कीजिएगा, इट्स अ मृद भांड। नोट कर सकते हैं, लाल मृद भांड, आप चित्र देखे होंगे इसका, है ना, जो कि कृष्ण वर्ण आकृतियों की सिंधु घाटी सभ्यता के तहत से ये जाहिर किया गया है। और धूसर और चित्रित और धूसर मित्र भांड आर्यों के जो संबंधित माने गए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये एक्चुअली आपको लिखने में भी, जब आपका इतिहास इसका सब्जेक्ट होता है बीपीएससी के पेपर में, लिखने में भी काम आएगा। मृद भांड के बारे में संक्षिप्त विवरण दें, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। तो मृद भांडों की संरचना जो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता तथा आर्यों के काल में सबसे विभेद करती है, ठीक है। डी यहाँ पे आंसर कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है। मूर्ति पूजा का आनंद दोस्तों माना गया है, नोट कर सकते हैं, इट्स ए पूर्व आर्य से, यानी कि जो आर्यन थे उस समय से मूर्ति पूजा का ये सिस्टम चला आ रहा है हमारे पूरे भारत आर्यावर्त में। दोस्तों आपको बता दें कि एक मोहर पर अंकित किया गया देवता का आकृति, जो दोस्तों शिव की आकृति हुआ करती थी, और उसमें उसके जस्ट अपोजिट में किसी देवी की मूर्ति की प्रतिमा भी बनी होती थी। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूरे आर्यकाल से हो चुका था। आंसर यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में बताए भी थे कि जो खोजकर्ताएं हैं उनके नाम और कौन सी नदी पर वो सभ्यता विकसित हुई उसके बारे में भी। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों,
चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए J.H. मैके ने। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। जो कि दोस्तों इन्होंने यह स्थान पर करीब 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं, दक्षिण पूर्वी में स्थित है। इसकी खोज 1935 में की गई थी। ये डेटा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता हुआ करती थी। आंसर कीजिएगा दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता हुआ करती थी। जी हाँ, सी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र दोस्तों आपको बता दें कि रंगपुर में ये हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं हमें, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र से कुछ स्थिति से हमें मिल पाती हैं। अगर मानचित्र देखेंगे दोस्तों भारत का हमारे, तो कुछ इस तरह से हमारा दक्षिण भारत दिखता है आपको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है गुजरात का दोस्तों, है ना, ये जो पार्ट यहाँ तक, ये जो है यहाँ पे गुजरात और सौराष्ट्र का जो निचला भाग है, ये यहाँ से, और ये ऊपर में भी सौराष्ट्र ही कहा जाता था इसको सब कुछ। ठीक है, गुजरात बाद में नाम इसका आया। ठीक है, लेकिन सौराष्ट्र के यहाँ पे हड़प्पा तथा हड़प्पा की उत्तर हड़प्पियन सभ्यता, ये इसके साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के ही सौराष्ट्र क्षेत्र है जिसमें कि इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। यहाँ के निवासी कृषक चावल, बाजरा और जवार की खेती किया करते थे। जो यहाँ के निवासी थे वो कौन कौन सी खेती करते थे? तो बाजरा, चावल और कृषि जो है इनका हुआ करता था, बाजरा, ज्वार और चावल की। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से ये गुजरात का क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर सी कर लेंगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। चलिए, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी पंजाब। नोट कर सकते हैं, जिनका उत्तर बी पंजाब आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे। जी हाँ, गोविंदगढ़ के पास है स्थित ये, और यह एक परवर्ती पुरास्थल है। यहाँ पर स्थान जो है आर्य आगमन के काल से ही देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे चरित्र, धूसर, मृदभांड पाए जाए हैं, और ये आर्य संस्कृति से हमें विशेषता मिलती है यहाँ पे इसके जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? अभी मैंने बताया आपको, ये गुजरात में है। आंसर ए कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे। ये 1957 से 1958 के मध्य में दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो जगह है अहमदाबाद में है, अहमदाबाद का एक जिला है, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, 1957 और 58 के मध्य में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है? नहीं बोल दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और आंसर सोच समझ के कीजिएगा, है ना, नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, पाटलिपुत्र जो है इससे संबंधित नहीं होता है। जी हाँ, पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से कभी नहीं रहा, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ये क्षेत्र हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? बिल्कुल याद रखिएगा, पशुपति की। जी हाँ, पशुपति जो है दोस्तों शिव का एक रूप हुआ करते हैं। मोहनजोदाड़ो के जो प्राप्त कुछ मोहर मिले हैं, उस मोहरों पे योगी यानी कि भगवान शिव की आकृति बनी हुई है। इस मानव कृति के सिर पर एक त्रिशूल और आभूषण भी है। जी हाँ, जैसा कि शिव के साथ होता है। इस आकृति का संबंध रुद्र शिव से माना गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पशुपति शिव की जो पूजा करते थे वो यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। ये दोस्तों नोट कर सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन थोड़ा आपको मिलेगा ज्योग्राफी के सेक्शन से, आप भी यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी भाई बंधु मेरे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, यानी कि कथन सही है या कारण सही है। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ कथन और कारण बताए हैं। तो कथन कहता है कि शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड है। ठीक है, और कारण कहता है कि हमारे सौरमंडल में शुक्र जो है सूर्य का दूसरा ग्रह है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो सूर्य से क्रम के अनुसार देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो है वो दूसरे स्थान पे आता है, ये तो बिल्कुल बात सच है। एवं पृथ्वी के निकट ग्रह होने के कारण यह ग्रहों का सर्वाधिक
चमकीला दिखता है। क्योंकि हमारा जो ये सौरमंडल का सूर्य है ये बुध है और ये शुक्र ग्रह है, उसके बाद ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी से नजदीक है, इसलिए हमें पृथ्वी से ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आंसर कर लेंगे दोस्तों? जी हाँ, कथन और दोनों ही, मतलब जो है सूर्य जो है ये दूसरे स्थान पे आता है, सूर्य के बाद का शुक्र ग्रह सूर्य के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड है। तो ये गलत है, पहला कथन तो गलत है, लेकिन कारण इसका जो है वो सही दिया गया है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ कथन, यहाँ पे कारण सही है, कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गैस और धूलि के उस पुंज को द्वीप पुंज युक्त प्रकाश के दीप गोले के रूप में दिखाई पड़ता है, ये क्या कहते हैं इसको? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये धूमकेतु होते हैं, नोट कर सकते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं और छोटे पथ पे वो धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा और अंडाकार पथ के लगभग 6 से लेकर 200 वर्ष तक की पूरी करते हैं ये, इसलिए आंसर यहाँ पे हमारा धूमकेतु हो जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक पूर्ण कृष्णिका की अद्वितीय अभिलाक्षणिक विशेषता किस में है, किस रूप में होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स ए, केवल एक उत्तम अवशोषक के रूप में होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये चीजें हैं आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ेंगे, यह जो कि कृष्णिका होता है एक पदार्थ की एक ऐसी आदर्शकृत अवस्था होती है ना, जो कि आप देख नहीं सकते हैं, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित कर लेता है, और जो कृष्णिका है यानी कि जो उसका स्पेक्ट्रम है उसके सतत वर्णन को ये विकिरण के रूप में क्या करती है? गर्म करके और इसको उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, केवल एक उत्तम अवशोषक होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में भ्रमण करती है, यानी कि उसको घूमती है, और सूर्य उस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है, और उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम निकलेगा? देखिए, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ पे अगर परिभ्रमण करती है तो उस स्थिति में ये कौन सा कारण यहाँ पे जो परिणाम है वो निकल कर आएगा? तो आप यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, मौसमों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर भ्रमण करेगी तो सूर्य और उसके दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित होगी, जो कि यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ के ऊपर भ्रमण करेगी तो पृथ्वी के मौसम में काफी अंतर आने शुरू हो जाते हैं, आने हो जाएंगे, मतलब अंतर हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए ठंड और बरसात और गर्मियों के दिनों के जो अंतर है वो ऋतुओं में बहुत जल्दी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15। हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? एसएससी में पूछा गया यह प्रश्न यहाँ पे। हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण है दोस्तों सिंपल, ताप के परिवर्तन के कारण तारों और पृथ्वी के बीच के मध्यम के अपवर्तनांक का निरंतर बदलाव होना। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस पिंड की पहचान सौरमंडल के दूरस्थ पिंड के रूप में की गई है? तो देखिए यहाँ पे खगोलीविद जो जितने भी हुए हैं उनकी एक टीम ने यहाँ पे सौरमंडल में, जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल के अब तक के सबसे दूर स्थित जितने भी पिंड की खोज की गई है उसमें 2018 VG18, जिसको हम लोग कहते हैं VG, है ना, नोट कर सकते हैं आप लोग, VG18 ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में इसकी खोज की गई थी, इसका नाम दिया गया था। ठीक है, जो कि 120 खगोलीय इकाई, जी हाँ 120 खगोलीय इकाई की दूरी पर हम लोग यहाँ पे नज़र बनाए हुए थे, और इसकी दूरी जो है, स्थिति जो है वो हम यहाँ से निकाल पाए थे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम रखा गया था फॉरआउट। ठीक है, फॉरआउट इसका उपनाम दिया गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे विकल्प डी है, ये सही होगा, फॉरआउट इज द राइट आंसर। सौर्य दिवस नक्षत्र दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, सौर्य दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस की अवधि
से अधिक होती है। ये आप याद रखेंगे। जी हाँ, एक नक्षत्र दिवस की लंबाई होती है 23 घंटे, जी हाँ नोट कर सकते हैं, 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का, ठीक है होती है। जबकि एक दिन की अवधि की गणना अगर देखे जाए तो जब किसी निश्चित मध्यम रेखा के ऊपर जो सूर्य है उसका उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने पर बीच में लगने वाले समय के आधार पर की जाती है, ठीक है दोस्तों। और औसतन लंबाई यहाँ पे 24 घंटे की होती है। और सौर्य दिवस जो है दोस्तों नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकेंड अधिक बड़ा है। कितना? 3 मिनट, ये नोट कर सकते हैं, 3 मिनट 56 सेकेंड अधिक बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि सौरमंडल के अंतर्गत गोल्डीलॉक जोन ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों के होने की संभावनाएं हैं। दूसरा कथन है कि इस जोन में तापमान जल के द्रवित होने के लायक होता है। तो चलिए बताइए कि कौन सा कथन सही है दोनों में से। बिल्कुल ये दोनों ही कथन सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। यहाँ पे इसके बारे में जो बताई गई है, यह गोल्डीलॉक जोन जो है तापमान मानव के अनुकूल होता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इस कथनों पर विचार कीजिए भाई जल्दी से और इसका आंसर दीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बिल्कुल, जब कोई जलयान पश्चिम की यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन छोड़कर दिन की गिनती की जाती है। यदि यह कोई जलयान पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर पार करते समय एक दिन जोड़ लिया जाता है। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि को जब पार करते समय एक दिन बढ़ाकर या घटाकर तिथि का परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, एक दिन बढ़ाकर या एक दिन घटा के जो है पश्चिम की ओर, यानी कि अगर आप जाएंगे पश्चिम की ओर तो यात्रा करते समय एक दिन जोड़ दिया जाता है। जैसे सोमवार के स्थान पर मंगलवार तथा तिथि जो है 27 के स्थान पर 28 मान ली जाएगी। और जब पूरब की दिशा में, जी जब पूरब की दिशा में यात्रा करेंगे तो एक दिन छोड़ दिया जाता है और अर्थात सोमवार के स्थान पे अगला दिन भी सोमवार को और तिथि 27 ही रखी जाएगी। तो ये होता है इसका स्पष्टीकरण, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप अमेरिका घूमने जाएं या लंदन घूमने जाएं तो ऐसा चीज़ें आपके साथ घटित होगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लिया कि एक दिन आप लोग ज़्यादा जी लिए जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोपरनिकस कहते हैं कि भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है तथा सूर्य और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ये कोपरनिकस ने कहा था, इनकी यहाँ पे जो कथन है वो बोली गई है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। यह कथन यहाँ पे एक जो है इसका कोई प्रतिपादन नहीं मिलता है। ये बोला गया था कि 140 ईस्वी में किया था। कोपरनिकस के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थिर है, ये कहा था इन्होंने। यहाँ पृथ्वी बोला गया है लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है तो सूर्य स्थिर है। ये कब बोला था? तो 140 ईस्वी में बोला था इन्होंने। अच्छा, दूसरा बोला गया है कि एडविन पी ने कहा कि आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम प्रतिपादन किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने किया था ये एडविन पी ने, ठीक है। तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा, सिर्फ कथन बी सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है। दूसरा कथन है कि सूर्य के अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने के मध्य भाग को 25 दिन तथा ध्रुव भाग को 30 दिन का समय लगता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है यहाँ पे। देखिए ब्रह्मांड वर्ष जो है वो सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य को अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने पर, देखिए सूर्य अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जी हाँ, मध्य भाग को करीब 25 दिन तथा ध्रुवीय भाग को 30 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। नीचे दिए गए कथन और उसके कुछ कथनों के निष्कर्ष दिए गए हैं, यहाँ पे आप उत्तर कीजिएगा इसके आंसर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो कि पूरब में उदय होता है। बिल्कुल। चंद्रमा रात में तेज चमकता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप बताइए कि क्या यहाँ पे कथन सही है और क्या गलत है। तो केवल निष्कर्ष जो है यहाँ पे
वो बी यानी कि जो दिया गया है निष्कर्ष ये वाला, इसमें बोला कि चंद्रमा भी एक ज्यादा चमकने वाला तारा है, ठीक है, और सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता है। देखिए सूरज पश्चिम से नहीं उदय होता है, ये सूरज पूरब से उदय होता है, ये तो बात सच है, ठीक है। और यहाँ भी वही बात कही गई है इनडायरेक्टली, तो केवल निष्कर्ष ही सही है यहाँ पे, ये कहा गया है, बी उत्तर कीजिएगा। सिर्फ कथन जो है इसमें क्या है, तो तेज चमकता है रात में, ये एक गलत है, ठीक है। तेज चमकता भी है, कभी धुंधला भी दिखता है रात में, इसलिए चंद्रमा जो है ये कथन गलत है यहाँ पे बोलना उनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा? टूटा हुआ तारा किसे कहते हैं हम लोग? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से एक टूटा हुआ तारा कहना किसे उपयुक्त होगा? देखिए तारे जो होते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले विशाल खगोलीय पिंड होते हैं। जी हाँ, रात्रि के समय ये आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। टूटा हुआ तारा अथवा उल्का पिंड रात में प्रकाश की एक लंबी रेखा की तरह आती है पृथ्वी की ओर और गिरते हुए ही गायब हो जाती है, जिससे आप लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको दोस्तों? जी हाँ, उसको एक ग्रह ही कहेंगे, ठीक है। जो उल्का होती है क्या है, एक तरह का ये ग्रह ही होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, बी करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो आंसर कीजिएगा, शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, ना ही इसका कोई दोस्तों उपग्रह है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। बी जो है मंगल ग्रह का भी एक चंद्रमा जैसा तारा है, उपग्रह है, बृहस्पति के भी हैं और नेपच्यून के भी हैं, ठीक है। बस शुक्र ग्रह का कोई भी तारा उपग्रह नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जो एक्चुअली यह ग्रह जो है ये समान आकार का है पृथ्वी जैसा, गुरुत्वाकर्षण और संरचना भी पृथ्वी के बिल्कुल समान है, लेकिन पृथ्वी की जुड़वा बहने की ही जाती है शुक्र ग्रह, लेकिन इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें विषम कौन है, यानी कि ऑड बताना है कौन है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, ऑड है यहाँ पे मिल्की वे तारामंडल। ऑड इसलिए है क्योंकि ये जो है ब्रह्मांड से रिलेटेड है और ये ग्रहों से रिलेटेड है, सो कि हमारे यह सौरमंडल से रिलेटेड है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। टाइटन एक उपग्रह है दोस्तों बृहस्पति का, सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही है, सौरमंडल से ही है। शनि जो ग्रह है, ये ग्रह है, वो भी हमारे कहाँ है, तो सौरमंडल का ही है। लेकिन मिल्की वे जो है एक आकाश गंगा है दोस्तों, जो कि तारामंडल लिखा गया यहाँ पे, एक ये विषम बनाता है इसके आंसर को, ठीक है। और वैसे भी मिल्की वे जो है वो एक आकाश गंगा है, सौरमंडल से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 26, किस ग्रह को बौना ग्रह भी माना गया है? एसएससी CHSL में 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। जी हाँ, बौना ग्रह किसको कहा गया है, जल्दी से आंसर करेंगे। जी हाँ, प्लूटो को कहा गया था बौना ग्रह, ठीक है। आंसर सी कर लीजिएगा दोस्तों। और 24 अगस्त, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 24 अगस्त 2006 को, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। जी हाँ, इस ग्रह को हमारे सौरमंडल की श्रेणी से या सौरमंडल की श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी कि अब टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं। खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लैक होल से क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए जो खगोल भौतिकी में जो परिकल्पनाएं की गई हैं उनमें बताया गया है कि अंतरिक्ष में जितने भी ब्लैक होल हैं वो भौतिक क्षेत्र हैं जहाँ से ऊर्जा का निष्कासन होता है और खगोलीय पिंड को ऊर्जा प्राप्त भी होती है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यहाँ पर दोस्तों आप प्रकाश के सहित कुछ भी, यानी प्रकाश लाइट भी अगर जाती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ब्लैक होल। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी होती है? चलिए यहाँ पे बताइएगा, औसत दूरी होती है किनके बीच?
बिल्कुल, सूर्य और पृथ्वी के बीच, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है वो एक खगोलीय दूरी कहा जाता है, तथा इसके मापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, खगोलीय इकाई दोस्तों अगर बात करें तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर का होता है, और यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित इसको मापन रखा गया है। लगभग 140 से 50 कह सकते हैं, है ना, 140 से 50 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कल भी बता चुका हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स डी, डिमोस। नोट कर सकते हैं आंसर, डिमोस जो है मंगल का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो डिमोस जो है वो दोस्तों मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा है, वैसे वहां पे ये डिमोस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है किस दिन? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा 4 जुलाई को। नोट कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 जुलाई को सूर्य को जो होता है, सूर्य जो है वो सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है, जो कि एक इसको अपसौर माना जाता है दोस्तों, अपसौर माना जाता है। ठीक है, तो 4 जुलाई को आप ध्यान दीजिएगा, जो है यहाँ पे पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पॉलिटी से अब यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और देखिए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, और कमेंट करके एक दूसरे को शेयर कीजिए यार, और बताइए, और वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन सिनेरियो जो पैटर्न है वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से सेट रोज रोज करते रहेंगे अगर आप, तो सेट के थ्रू आपको यहाँ पे अच्छी तैयारियां हो सकती हैं। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आप घर बैठे पढ़ते रहिए, और मेंस की तैयारी भी साथ में करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों हमारा संविधान की सभा के संघ संविधान के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बी आर अंबेडकर, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे बी आर अंबेडकर थे। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस सदस्य ने समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे रंग हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा? जी हाँ, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र भी होगा। जी हाँ, सबसे सुंदर हमारा तिरंगा है, इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं हमारे देश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है केसरिया रंग, इसमें वाइट रंग और इसमें ग्रीन रंग। ठीक है, और यहाँ पे एक चक्र जिसमें कि करीब यहाँ पे 24 कंडियां इसमें होती हैं। ठीक है, काउंट कीजिए कभी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने यहाँ पे इस संविधान सभा में इसको प्रस्तावित किया था? जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, भारत के संविधान की निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था? चलिए उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नागरिकता और आपात उपबंध, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 1949 में। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया था? तो दोस्तों संविधान के शेष प्रावधान को भी लागू कर दिया गया था 1950 में 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कथन दिए गए हैं 1 और 2, इन कथनों में सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है कि दोनों कथन अलग अलग सही है, और कथन 2 एक सही स्पष्टीकरण करता है। ये ऑप्शन है आपके, ठीक है, इसमें से आपको उत्तर बताने हैं। तो कथन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, और दूसरा कथन है कि प्रांतों के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रदान की गई। ये दोनों हमारे संविधान का उल्लेख में बताया गया है। तो कौन सा कथन सही है, गलत है, या दोनों सही है, या स्पष्टीकरण यहाँ पे सही किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन दो जो है कथन एक का स्पष्टीकरण नहीं करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, भारतीय संविधान के उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? चलिए, ये से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन से देश से कौन सा संविधान का प्रस्ताव लिया गया था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स सी, जर्मनी। नोट कर लीजिएगा, जर्मनी से लिया गया था दोस्तों क्या, तो आपातकालीन प्रावधान का जो प्रस्ताव था वह हम जर्मनी से लिए थे। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे संस्थात्मक जो प्रणाली है एकल नागरिकता की, उसका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। संघात्मक विशेषता जो है वो कनाडा से लिया गया। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है, लेकिन आपको यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। चलिए, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान होता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा डी, स्वतंत्रता न्यायपालिका। डी इज द राइट आंसर, जो कि शेष इन तीनों से भिन्न होता है। आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 37। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न होती है क्योंकि? जी हाँ, आंसर कीजिएगा क्योंकि यह एक न्यायिक पुनर्विलोकन यह प्रणाली है, इसलिए ये दोनों भिन्न होती है। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू ही नहीं की गई, और इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न होती है, इस चीज को दर्शाती है दोस्तों। इसको इसलिए आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत में संविधान के आलेखन यानी प्रारूपण सदस्य के रूप में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन से कथन सही हैं? तो चारों कथनों को एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, और नीचे आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों कि भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने के उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे, तो ये बिल्कुल सही है। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निर्वाह के बीच उच्चतम न्यायालय का एक रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये भी कथन सही है। बाकी ये दोनों कथन गलत होता है, इनके बारे में इन्होंने नहीं कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। संविधान द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी। यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान को ली गई है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इट्स डी। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4, जो कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए, आप भी अपना उत्तर करते रहिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही कर पाते हैं, क्योंकि ये आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में ही पूछा गया था 2018 में ही। इसका आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों इकोलॉजी से, यानी कि इन्वायरमेंट सेक्टर से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, तो वहाँ से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग सोच समझ के थोड़ा दीजिएगा। यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, ये कथन है। दूसरा कथन है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में राज्यों के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों में पर पूजन करती है। तो 3 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो ये तीनों कथन सही है, डी यहाँ पे आंसर कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह के क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी। नोट कर लीजिएगा, 2 और 3 यहाँ पे जो है वो सही है।
जी हाँ, पोषकों को सतह पर लाकर और अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। 2 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों की अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, ये 4 हैं यहाँ पे। तो उपर्युक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का 43 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, श्वसन, जैव पदार्थों की अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये विचार इस पे सही होता है, ये कार्बन चक्र को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सिटू पद्धति को नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति, जी हाँ दोस्तों, वनस्पति संरक्षण हेतु जो है स्वस्थान पद्धति पर नहीं है? तो आंसर कीजिएगा वनस्पति उद्यान, बी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे। चिड़ियाघर जो कि होता है और वनस्पति उद्यान जो होते हैं वो एक्स सीटू संरक्षण में होते हैं, न कि इन सीटू में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? बिल्कुल यहाँ पे उत्तर कीजिएगा दोस्तों। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। सिर्फ यही कथन यहाँ पे सच है इसके बारे में, जो कि आपको बताया जा रहा है। आंसर ए कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण और संरक्षण और संस्कृति निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, ये पोषक चक्रण और फसल परागण का प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 47, परितंत्रकों की घटती उत्पादकता के कारण में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? बिल्कुल डायटम, क्रिस्टेशिया और हेरिंग, ये आपका सही क्रम है। आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ, नोट कर लेंगे। 49 पे चलते हैं। चलिए, परिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। जी हाँ, इनके बारे में ना तो ए और ना ही 2 सही है, इसलिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों 1986 में, जी हाँ, अधीन रखा गया और इसमें परिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र और जो क्षेत्र हैं उन्हें पारिस्थितिकीय महत्व के क्षेत्र घोषित किए गए। इन्हें औद्योगिक प्रदूषण तथा अनियंत्रित विकास में सुरक्षित रखा गया। केवल वातावरणीय घातक मानव गतिविधियों को ही ये उच्च क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। अतः दोनों ही कथन यहाँ पे गलत होते हैं। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे आंसर सोच समझ के कीजिएगा और रोज देखिए ये वीडियो आपको मिलेगा। ऐसे थोड़े से कठिन प्रश्न लगेंगे, लेकिन बीपीएससी है, थोड़ा सा कठिन तो पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा परितंत्र है जो कि शब्द, जी हाँ दोस्तों, सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया गया है? ऑप्शन 4 है यहाँ पे, आंसर कीजिएगा सी, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें कि वो रहते हैं, इसी का सबसे ज्यादा वर्णन सर्वोत्कृष्ट में शब्द के साथ किया गया है। यह इसको इकोसिस्टम भी कहते हैं, पारितंत्र को। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पे। तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे। आज के सिनारियो में आपको दिए गए थे 50 प्रश्न, इन 50 प्रश्नों के आंसर भी यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। तो इसी वीडियो के पीडीएफ के लास्ट में आपको इसका सबका आंसर दिख जाएगा, है ना। तो वीडियो को जाइए पूरा देखिए और देखने के बाद एक बार खुद से टेस्ट दीजिएगा और इससे आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सुबह के 4 बजे। हमारे साथ करंट अफेयर के सिनेरियो में जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।